नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। बड़ी खबर आ रही है अभी अभी कि लेबनान की तरफ से 20 रॉकेट अटैक किए गए हैं। अशदोद एक इलाका है इजराइल में जहां पर आपको याद होगा मेरे सहयोगी सुमित मौजूद थे उनके कैमरामैन के साथ, उनका नाम भी निशान था कैमरामैन का, और वहां पर अभी अभी थोड़ी देर पहले रॉकेट गिरा है। इस बीच एक और इंफॉर्मेशन आ रही है। अमेरिका के कांग्रेसमैन जो है उनका ये कहना है कि अब बहुत हो गया। यूएस एजुकेशन सेक्रेटरी का ये कहना है कि अब एड्रेस करिए जो ज्यूज के खिलाफ और इस्लामोफोबिया जो एक फीलिंग आ रही है उस सबको एड्रेस करना जरूरी है, वरना हालात बहुत खराब हो जाएंगे। फिक्र आपकी में पहली फिक्र इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में लेबनान से इजराइल पर दूसरा बड़ा हमला। लेबनान से क्रिचमोना मेतुला में 20 मिसाइलें दागी गईं। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे की वॉर जोन से बड़ी जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर, गाजा में आज इजरायली आर्मी के 10 टैंक तबाह। हमास की अल क़स्साम ब्रिगेड ने किया बड़ा दावा। जॉर्डन मीडिया के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। और दशकों में पहली बार गाजा के मुख्य इलाके में पहुंची आईडीएफ। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के दक्षिणी कमांड के हेड का दावा, 1 महीने के युद्ध के बाद मुख्य इलाके में पहुंच सके इजरायली आर्मी, लेकिन कब्जा नहीं कर पाई अभी गाजा सिटी पर। एक और बड़ी खबर आ रही है। युद्ध का 1 महीना होने पर बाइडेन ने नेतन्याहू से बातचीत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई है। नेतन्याहू ने अस्थायी विराम वाले बयान के बाद पहली बार चर्चा की है। इस सब के बीच में बिहार में जाति सर्वे के बाद आरक्षण पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा दांव। 50 की जगह 65% आरक्षण के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर। 9 नवंबर को बिहार विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने का बिल पेश होगा। बड़ी खबर आ रही है। जनसंख्या दर पर नीतीश कुमार का विवादास्पद बयान। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा तुरंत माफी मांगे नीतीश कुमार। गिरिराज सिंह बोले नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ा। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार में तकरार। मंत्री छगन भुजबल ओबीसी वर्ग के तहत आरक्षण के खिलाफ, ओबीसी के साथ अन्याय हुआ तो चुप नहीं बैठूंगा, भुजबल ने कहा। एक और बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर करीब 71% वोटिंग हुई है। मिजोरम में 40 सीटों पर करीब 76% वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, ऑड इवन योजना सिर्फ दिखावे के लिए, ये लोगों के स्वास्थ्य की हत्या के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के अध्यक्ष को निलंबित करने की सिफारिश। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया है। यकीन मानिए, ऑड इवन की जो हम कल बात कर रहे थे कि आप जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सिम्टम्स हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम और सिम्टम दोनों 30 दिन बाद क्या है? ब्रेकिंग न्यूज के बाद हम आपको बताने वाले हैं आज की पहली बड़ी खबर जो है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ। 7 नवंबर को युद्ध में क्या क्या बदला, बीते 30 दिनों की एक एक जानकारी चौंकाने वाली। दूसरी खबर, अगले 30 दिन का वॉर कैलेंडर क्या कहता, आने वाले 1 महीने में क्या होगा, क्या मिडिल ईस्ट से यूरोप तक तबाही की पिक्चर दिखेगी। तीसरी खबर, गाजा में जंग कब तक चलेगी, गाजा का भविष्य क्या, नेतन्याहू ने दुनिया को क्या बता दिया। चौथी खबर, गाजा में लड़ाई छिड़ी है, लोगों को रूस यूक्रेन युद्ध की याद क्यों आई है, क्या इजरायली सेना के सामने बाखमुत जैसा संकट है। पांचवी खबर, अमेरिका ने इजरायल को कौन सा विनाशक बम दिया है, कीव के बाद तेल अवीव तक क्या वॉर गेम पलट दिया। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। युद्ध के 1 महीने बाद गाजा में कैसे हालात बदले। 32वें दिन की वॉर रिपोर्ट। गाजा सिटी में इजरायली डिफेंस फोर्सेस और हमास के बीच कैसे हुई भीषण झड़प। 12 विदेशी बंधकों की रिहाई के लिए हमास ने कौन सी नई शर्त रखी, इन खबरों के लिए देखिए 2 मिनट में 32वें दिन की वॉर रिपोर्ट। लेबनान सीमा पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने लेबनानी एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया। इजरायली सीमा में दाखिल होने पर इंटरसेप्ट करने का दावा। अल क़स्साम ने लड़ाकों का नया वीडियो जारी किया। बेट लाहिया के इलाके में इजरायली फोर्सेस के साथ झड़प और इजरायली वाहनों को तबाह करते दिखे। फिलिस्तीनी मीडिया का बड़ा दावा, अल शती रिफ्यूजी कैंप इलाके में लड़ाई के दौरान इजरायल के कई टैंक तबाह किए गए। गाजा सिटी में इजरायली सैनिकों और हमास लड़ाकों के बीच आमने सामने झड़प, ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंजा इलाका, धमाके भी सुनाई दिए।
अल कस्साम ब्रिगेड का दावा, गाजा में इजरायली फोर्सेस पर बड़ा हमला किया, ठिकाने पर हैवी कैलिबर मोटार शेल्स दागे। गाजा के खान यूनिस इलाके में इजराइल की भीषण बमबारी, 23 लोगों के मारे जाने का दावा। यरूशलेम में इजरायली फोर्सेस की पोस्ट पर चाकू से हमले की कोशिश, फिलिस्तीनी झंडा लिए महिला पर फायरिंग कर हमले को नाकाम किया गया। वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में सड़कों पर दिखा इजरायली फोर्सेस का काफिला, शहर के अंदर पेट्रोलिंग करते दिखे आईडीएफ के वाहन। बंधकों की रिहाई पर हमास का बयान सामने आया, विदेशी नागरिकता रखने वाले 12 बंदियों को रिहा करने के लिए तैयार, कहा इजरायली हमले बंधकों की रिहाई में बाधा। दक्षिणी गाजा में जरूरी सामान की भारी किल्लत, घंटों लाइन में खड़े होकर भी नहीं मिल पा रहा खाने का सामान, राहत सामग्री शिविरों के बाहर लंबी लाइनें लगी। इस युद्ध ने 1 महीने में बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन जो इस युद्ध ने एक और चीज बदली है वो ये है कि एक रेलवे स्टेशन पर धमाका होता है यूक्रेन में और पुतिन को कहते हैं कि ये वॉर क्रिमिनल है, लेकिन 10,000 11,000 लोगों की मौत हो जाती है, कई सिविलियंस मारे जाते हैं। अमेरिका बोलता है नेतन्याहू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वॉर रिपोर्ट के बाद आज की टॉप स्टोरी, इजराइल हमास युद्ध को आज 1 महीना पूरा हो गया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के साथ वॉर की शुरुआत हुई। हमास के हमले में 1400 इजरायली मारे गए थे। अब 1 महीने बाद क्या हालात हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 1400, उसकी जगह क्या है 11,000। 1400 और 11,000। 7 अक्टूबर के हादसे, ये देखिए तस्वीरें जो आपके सामने, हमास का हमला और युद्ध का माहौल, पूरा गाजा जो है फ्लैट कर दिया है। गाजा में 11,000 का ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, इसमें 60% से ज्यादा महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं। गाजा लगभग बर्बाद हो चुका है, 2 टुकड़ों में बंट चुका है, इमारतें खंडर हो चुकी हैं। अब तक जो आधिकारिक आंकड़ा सामने आया उसके मुताबिक 11,000 की लोगों की मौत हुई है। अकेले गाजा में 10,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। गाजा के मौत के आंकड़ों में 4,000 से ज्यादा बच्चे हैं। पिछले 1 महीने में हमास के अटैक, इजराइल की एयर स्ट्राइक और आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन तक युद्ध कैसे कैसे आगे बढ़ा। TV9 भारतवर्ष ने कैसे कैसे आपको एक एक अपडेट सबसे पहले दिया। हमने उसकी एक रील तैयार की है। यकीन मानिए हम न सिर्फ वहां पर सबसे पहले पहुंचे, बल्कि सबसे आखिर तक हम वहां पर टिके रहेंगे, क्योंकि ये युद्ध, यकीन मानिए, अभी तो नहीं लगता रुकने वाला। TV9 भारतवर्ष वो पहला चैनल है जो यहाँ पहुंचा है और हम आपको दिखा रहे हैं कि आर्मी की मूवमेंट हो रही है। इस वक्त हम लोग लेबनान बॉर्डर पर किरियात सिमोना की जगह में हैं, जहां से हिजबुल्लाह का पोस्ट महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। डर और खतरा बना हुआ है क्योंकि रह रहकर यहाँ पर एयर अलर्ट है। आर्मी के चॉपर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इस पूरी कवरेज के दौरान यकीन मानिए ऐसे कई मोमेंट्स थे जब वाकई में लगा कि हमारे रिपोर्टर्स बहुत नजदीक हैं किसी भी हादसे के। एक इंसिडेंट था जब सुमित को खुद टैंक के नीचे अपने कैमरा में निशान के साथ छुपना पड़ा। एक इंसिडेंट था जब बकायदा कमरे से बाहर आना पड़ा तेल अवीव में, और अगर मैं गलत नहीं हूं तेल अवीव के बाद एशदोद के इलाके में मनीष को अपने कैमरामैन अमित के साथ, विपिन चौबे कैमरामैन गंगा के साथ पहुंचते हैं और तेल अवीव में ऐसा लगता है जैसे उनका वेलकम ही गाजा की मिसाइलें कर रही हैं। ये बहुत टफ कवरेज है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की जो आधिकारिक जानकारी हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने दी है उसके मुताबिक अब तक इजरायल की तरफ से गाजा से 9,500 बार हमले किए गए हैं। 9,500।
कुछ आंकड़े देखिए। ये आंकड़े एक महीने में युद्ध की पूरी तस्वीर सामने रखते हैं। अब तक इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमास के 12,000 ठिकानों पर अटैक किया, उन्हें तबाह किया। गाजा में हर दिन आईडीएफ के 440 से ज्यादा हमले। गाजा में हर घंटे करीब 42 बम गिरते। गाजा में हर घंटे मरने वालों का आंकड़ा करीब 15 है। गाजा में हर घंटे मरने वालों में 5 महिलाएं, 6 बच्चे हैं। गाजा में हर घंटे 12 बिल्डिंग तबाह हो रही है। 35 में से 16 अस्पताल ठप है। 72 में से 51 प्राइमरी हेल्थ सेंटर काम नहीं कर रहे हैं। और एक तस्वीर तो आप शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं। न वहां पे बिजली है, न वहां पर पानी है, न वहां पर फ्यूल है। लोग कम्युनिटी सर्विस कर करके एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। कार की बैटरी से मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल की लाइट से ऑपरेशन हो रहे हैं। और जो सोलर पैनल से अस्पताल में, अब तो उसको भी इजराइल ने उड़ाना शुरू कर दिया। सिंपैथी ह्यूमैनिटी के साथ है, क्रिमिनल्स के साथ नहीं है। लेकिन जिनका काम है इस सिंपैथी के साथ एक्ट करने का, वो सिर्फ आंसू बहाकर रह जाते हैं। चाहे वो यूएन है, अमेरिका है। आज जब इजराइल हमास जंग को 1 महीना पूरा हुआ है, इजरायली आर्मी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में गाजा के सैकड़ों लोग मजबूरन अपना घर छोड़कर दूसरे सुरक्षित ठिकानों पर जाते दिखाई दे रहे हैं। यह है वो वीडियो। इनका मूवमेंट कराया जा रहा है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके हाथ ऊपर हैं और उन्हें सफेद झंडे लिए हुए हैं। इजरायली फोर्सेस लगातार उत्तरी गाजा में पर्चे गिराकर लोगों को इलाका छोड़ने की चेतावनी दे रही है। बावजूद इसके अमेरिका के सीनियर ऑफिशियल के मुताबिक अब भी करीब 3,50,000 नागरिक ऐसे हैं जो बुरी तरह प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं। त्रासदी सिर्फ इतनी भर नहीं, युद्ध के 1 महीने की तबाही अभी बाकी है। हमले से युद्ध की शुरुआत हमास ने की। अब इजराइल इसे अंजाम तक ले जाने की ठान कर बैठा है। एयर स्ट्राइक के बाद जंग में अब ग्राउंड ऑपरेशन, गोरिल्ला युद्ध या सुरंग वॉर का दौर चल रहा है। इजरायली फोर्सेस अब तक 35,000 टन बारूद बरसा चुकी है, यानी 3,50,00,000 किलोग्राम बारूद गिराया गया है। इस हिसाब से गाजा पट्टी पर इजराइल ने हर दिन 11,29,000 किलोग्राम बारूद गिराया है। पूरी गाजा पट्टी का क्षेत्रफल 365 वर्ग किलोमीटर है। इस तरह से इजराइल ने हर दिन गाजा पट्टी के 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में करीब 4,000 किलोग्राम बारूद गिराया। गाजा पट्टी की आबादी करीब 23 लाख है। ऐसे में इजराइल ने गाजा के हर नागरिक पर अब तक 15 किलोग्राम बारूद गिराया है। तबाही का अंदाजा इससे लगाइए कि अमेरिका ने साल 2019 में अफगानिस्तान पर कुल 7,300 बम गिराए थे, जबकि इजराइल ने युद्ध के शुरुआती 6 दिन में ही गाजा पर 6,000 बम गिरा दिए थे। एयर स्ट्राइक और बमबारी में गाजा की करीब 50% बिल्डिंग तबाह हो चुकी हैं। 10% रहने लायक नहीं रह गई हैं। 1/3 स्कूल बर्बाद हो चुके हैं। करीब 9% आउट ऑफ सर्विस हैं। गाजा में 14% मस्जिद डैमेज हो गई और 5% पूरी तरह बर्बाद हो गई। बावजूद इसके स्ट्राइक, बमबारी, गोलाबारी का दौर जारी है। विध्वंस का ये आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा, किसी को अंदाजा नहीं है। हमास का खात्मा होना जरूरी है। हिजबुल्लाह को एकदम पूरी तरीके से दबाना जरूरी है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? क्या अमेरिका दोनों तस्वीरों को, यूक्रेन और इजराइल को, अलग अलग चश्मे से देखता है? हालांकि उनकी जो हथियारों की कंपनी है उसका बहुत मुनाफा हो रहा है। इस सब के बीच में इजराइल ने युद्ध का 1 महीना पूरे होने पर आज एक खूनी कैलेंडर जारी किया है। खूनी कैलेंडर इसलिए क्योंकि इसमें 7 अक्टूबर की तारीख को खून से रंगा गया है। गोलियों के निशान दिखाए जा रहे हैं। कैलेंडर के साथ लिखा था, दुनिया आगे बढ़ सकती है लेकिन हमारे पास ये अधिकार नहीं है। हमास ने युद्ध शुरू किया, अब आईडीएफ युद्ध को लड़ रही है। आईडीएफ ने लिखा कि हमास के खिलाफ इजराइल युद्ध जरूर जीतेगा। लेकिन आप एक बात देखिए जरा, हम जिक्र नेतन्याहू का कर रहे थे। एक बात गौर से देखिएगा, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। इंटेलिजेंस मिला तो उसके ऊपर रिएक्शन नहीं हुआ। पुलिस फोर्सेस का कंबाइंड अगर कहा जाए प्रीएम्प्टिव अटैक नहीं हुआ। ये सारे सवाल कहीं गुम हो गए, रह गए। सिर्फ लाल कलर से 7 अक्टूबर 2023 लिखने पर। इतिहास जरूर यह सवाल पूछेगा नेतन्याहू से,
गाजा में अभी एक सूरत हाल यह है कि इजराइल की सेना ने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है। 48 घंटे में मुख्य शहर में प्रवेश करने की मियाद भी खत्म हो चुकी है। हो सकता है कि आज रात से ही गाजा के अंदर भयंकर खून खराबा हो। इसकी एक झलक गाजा के बेत लहिया इलाके से मिली है। हमास ने यहां भयंकर लड़ाई का एक वीडियो जारी किया है। हमास के लड़ाकों और इजरायली सैनिकों के बीच आमने सामने जंग हुई है। हमास का दावा है कि उसने आईडीएफ को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन सवाल इसके आगे का है। आज से लेकर अगले 30 दिन तक युद्ध में कैसी तस्वीर दिखने वाली है। आईडीएफ के मुताबिक हमास से जंग लंबी हो सकती है। आशंका है कि दिसंबर के अंत तक युद्ध जारी रह सकता है। इसीलिए आईडीएफ ने सर्दी के लिहाज से तैयारी तेज कर दी है। 1,29,000 विंटर जैकेट सैनिकों को बांटे। 3,70,000 के करीब छोटे डिस्पोजेबल वार्मर बैग भी बांटे हैं। हालांकि इजरायली सेना को सर्दी में युद्ध लड़ने का कोई अनुभव नहीं है और यह पहली बार होगा जब वो विंटर वॉर में शामिल होगा। हमारी टीम ने इस वॉर कैलेंडर को और ठीक ढंग से समझने की कोशिश की तो पता चला कि गाजा से शुरू हुआ यह युद्ध 3 मोर्चे पर साफ तौर पर बढ़ चुका है। ये वो मोर्चे जहां इजराइल इस वक्त सीधी लड़ाई में उलझा हुआ है। युद्ध के अगले 30 दिन दायरा कितना बढ़ेगा? शुरुआत गाजा से करें तो मुख्य शहर में घुसने से पहले इजराइल की सेना ने भयंकर हवाई हमले किए। रात भर होने वाली एयर स्ट्राइक सुबह तक जारी रही। गाजा के तट पर इजराइल के हवाई हमलों से विनाश हुआ। हमास के कई पोर्ट तबाह करने का दावा किया। इजराइल का यह भी दावा है कि युद्ध के 32वें दिन उसने हमास के एक अहम बेस को उड़ा दिया। आरोप लगाया कि इसी बेस से हमास के लड़ाके हमले की साजिश रचते थे। गाजा शहर में घुसने से पहले जमीनी जंग भी जोरदार हो रही है। बीत हेनॉन में आईडीएफ ने हमास के टेरर टनल को उड़ाने का दावा किया। हमास के लड़ाकों ने भी इजरायली फोर्स पर जवाबी हमला किया। हेवी कैलिबर मोर्टार शेल से ग्राउंड फोर्स को टारगेट किया। गाजा में सैकड़ों फिलिस्तीनियों के पलायन का वीडियो सामने आया है। यहां के आम नागरिक परिवारों समेत दक्षिणी गाजा की ओर बढ़ते दिखे। आईडीएफ ने एक दिन पहले ही सलाह अल दीन में सुरक्षित कॉरिडोर खोला है, लेकिन ये जंग अब सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है। युद्ध के अगले 30 दिन हूती के हमले तेज होंगे। हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी इजराइल पर ड्रोन से अटैक किया, संवेदनशील ठिकानों पर हमला किया, फिलिस्तीनियों के समर्थन में आगे भी हमले जारी रखने की धमकी दी। युद्ध के अगले 30 दिन लेबनान फ्रंट पर तबाही मचेगी। लेबनान ने उत्तरी इजराइल को टारगेट करके 16 लॉन्ग रेंज रॉकेट दागे। पश्चिमी गैलिली और हाइफा जैसे शहर निशाने पर रहे। इसके बाद इजराइल ने ईरान और लेबनान दोनों को चेतावनी दी। אנחנו חודש כבר במלחמה, פוגעים מאוד מאוד קשה בחמאס, פוגעים בהנהגה של חמאס, פוגעים במפקדים, פוגעים במחבלים, הורסים לחמאס את התשתיות בעזה, ואנחנו גם כל הזמן במוכנות לאזורים אחרים. הבסיס הזה יודע להגיע. ये इजराइल का हिजबुल्ला और ईरान को खुला चैलेंज है। संकेत यही है कि अगले 30 दिन में युद्ध विध्वंसक मोड़ ले सकता है। इजराइल वर्सेस ट्रिपल एच, हमास, हिजबुल्ला और हूती। इजराइल में हमारे सहयोगी विपिन चौबे ने थोड़ी देर पहले जानकारी दी है कि लेबनान ने उत्तरी इजराइल पर बड़ा हमला किया है। थोड़ी देर पहले क्रेचमोन ए मेतुला में 20 मिसाइलें दागी। कल 30 मिसाइलों से हमला किया था। सोचिए जरा, इससे साफ है कि अगले 30 दिन तक शांति नहीं लौटने वाली है। अब उसने लॉन्ग रेंज मिसाइलें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हिजबुल्ला ने अपनी वाटर टॉर्पीडोज दिखाना शुरू कर दिया। आशंका यह भी है कि इस युद्ध में अमेरिका भी कूद सकता है, क्योंकि इजराइल हमास में जब से जंग छिड़ी है तभी से इराक और सीरिया में अमेरिकी बेसेस पर अटैक हो रहे हैं और अमेरिका के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। युद्ध के अगले 30 दिन विध्वंसक हो सकते हैं। इसका प्रमाण हो सकता है ये हमला। उत्तरी इराक में इरबिल एयरपोर्ट से 70 किलोमीटर दूर हरीर मिलिट्री बेस स्थित है। यहां अमेरिकी सेना और दूसरी इंटरनेशनल फोर्स तैनात हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इसे टारगेट करने की कोशिश की। कई आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। जॉइंट फोर्स ने इनमें से 3 ड्रोन को मार गिराया।
लेकिन खबर है कि इस दौरान सिर्फ बेस ही नहीं बल्कि अमेरिकी कॉन्सुलेट को भी निशाना बनाने की कोशिश हुई। बाद में अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने इसके बाद जानकारी दी कि 17 अक्टूबर के बाद से गठबंधन बलों पर इसी तरह के कम से कम 38 हमले हुए। इनमें से अधिकतर हमले मजबूत सुरक्षा के कारण अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रहे। हालांकि इस दौरान करीब 46 अमेरिकी सैनिक घायल जरूर हुए। लेकिन ये खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वो इन हमलों का करारा जवाब देगा। कुछ दिन पहले उसने ऐसे ही एक ईरान समर्थित ग्रुप के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। आगे और हमले करने की चेतावनी दी थी। लेकिन इसके बावजूद इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस पर अटैक नहीं रुक रहे हैं और जानकार मानने लगे हैं कि अब अमेरिका के पास मुंहतोड़ जवाब देने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं बचा है। 7 अक्टूबर को, बल्कि 8 अक्टूबर की बात है, एक सवाल मैंने आपके सामने रखा था। ईरान के ऊपर अभी तक 2 बड़े हमले हुए हैं। पहला मंगोल्स ने किया था 1200 समथिंग में, कुछ नहीं हुआ। दूसरा इराक से जो युद्ध चला था वो ईरान का पहला पड़ाव भी पार नहीं कर पाए थे। एक जगह समंदर, दूसरी जगह दलदल, मार्शी लैंड। ईरान की टरेन बहुत टफ है। इजराइल के एयरक्राफ्ट तो सीधे वहां पर अटैक कर भी नहीं सकते क्योंकि उससे पहले ही जॉर्डन या कोई उनको इन्फॉर्म कर देगा। अमेरिका भी ये नहीं सोच सकता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर अगर ऐसे करके उसने हाथ रख दिया तो दुनिया के 20% तेल का जो ट्रांसपोर्टेशन जिस इलाके से होता है वो सब रुक जाएगा। युद्ध के अगले 30 दिन में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी। रूस और अमेरिका दोनों ने संकेत दिए हैं। पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी डगलस मैकग्रेगर ने दावा किया है कि गाजा में तुर्की भी जंग लड़ सकता है। एर्दोगान जंग लड़ने के लिए गंभीर है। वो सैनिकों को लामबंद कर रहे हैं। तुर्की के पास इजराइल से निपटने की क्षमता है। एर्दोगान मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहे हैं। आशंका है कि तुर्की अगर जंग में कूदा तो अमेरिका भी युद्ध में उतर सकता है। रूस की बात करें तो विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की आशंका जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम की नीतियों की वजह से यूक्रेन, इराक, लिबिया, सीरिया में जंग हुई और गाजा में भी अमेरिकी नीतियों के कारण लड़ाई छिड़ी। खतरनाक यह है कि रूस खुद मिडिल ईस्ट से अपनी सैन्य ताकत अमेरिका को दिखा सकता है। गाजा युद्ध के बीच रूस और ईरान की अहम सैन्य बैठक हुई है। ईरान के डिप्टी आर्मी चीफ और रूस के उप रक्षा मंत्री के बीच मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती को लेकर चर्चा हुई है। इसके बाद इस क्षेत्र में एटमी टकराव की आशंका बढ़ गई। आप जानते हैं बस क्या क्या एक चीज की जरूरत है इस पूरे आग में जो चिंगारी की तरह काम करेगा वर्ल्ड वॉर में। कोई एक बड़ा देश, या वो टर्की हो, या वो ईरान हो, या फिर कोई और मुल्क जो कि सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर सामने आए और इस युद्ध को आगे लेके जाए। बस वहीं से इस पूरे गेम का डायनामिक्स चेंज हो जाएगा क्योंकि लेबनान, सीरिया, इराक और इसके अलावा यमन, ये तो ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं। इस युद्ध का अगले 1 महीने में क्या अंजाम होगा इसकी एक झलक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान में भी दिखी। युद्ध का 1 महीना पूरा होने पर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने अपना गाजा प्लान दुनिया के सामने पेश किया। ये गाजा के भविष्य का रोड मैप है। ये खबर हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए बीते 24 घंटे में गाजा पर इजराइल किस कदर कहर बनकर टूटा। गाजा पट्टी में हमास के लगभग 450 ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके मिलिट्री कंपाउंड, चौकियां, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट समेत कई अड्डे शामिल हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने नॉर्दर्न गाजा पट्टी में हमास के मिलिट्री ठिकानों को पर कब्जे का दावा किया। आईडीएफ ने इस अड्डे से एंटी टैंक मिसाइल, लॉन्चर और दूसरे हथियार मिलने की जानकारी दी। गाजा में जबरदस्त युद्ध चल रहा है। आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन के साथ एयर स्ट्राइक भी कर रही है। ऐसे में सवाल है, क्या इजराइल पूरे गाजा पर कब्जा करेगा? सोचिए जरा, क्या गाजा पर कब्जा करने तक बमबारी जारी रहेगी? क्या आईडीएफ की बमबारी को दुनिया के बाकी मुल्क बर्दाश्त करेंगे? और क्या सीज फायर पर नेतन्याहू बाइडेन की भी नहीं सुन रहे हैं? ये रिपोर्ट देखें। क्या इस जंग के खत्म होने पर गाजा नक्शे से मिट जाएगा? ये सवाल बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान के बाद उठ रहे हैं। 7 अक्टूबर से जारी भीषण युद्ध के 1 महीने बाद
नेतन्याहू का गाजा में जीत के बाद का प्लान सामने आया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हमास के खात्मे के बाद इजराइल गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी अनिश्चित काल तक उठाएगा, क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या हुआ ये सब देख चुके हैं। जब हमने सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठाई तो हमास का आतंक इतना बढ़ गया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि गाजा में किसकी सरकार होगी ये इजराइल तय करेगा। उन्होंने गाजा को बेहतर भविष्य देने का वादा किया है। इजराइल के पीएम का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन 1 महीने पहले ही उन्हें गाजा पट्टी पर दोबारा कब्जा करने को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। अमेरिका ने एक विकल्प यह भी रखा है कि अरब देशों के प्रतिनिधियों के जरिए गाजा पट्टी में प्रशासन को चलाया जाए। मतलब नेतन्याहू का गाजा प्लान अमेरिका के लिए बड़े झटके की तरह है। उनके प्लान पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, गाजा को हमास नहीं चला सकता है, हमास स्थिर शासन नहीं दे सकता है। गाजा में कैसा शासन हो इस पर चर्चा जारी है। शुक्रवार को जब अमेरिकी विदेश मंत्री तेल अवीव गए थे तो उन्होंने एक बार फिर शांति के लिए 2 राष्ट्र की थ्योरी पर बल दिया था। United States continues to believe that the best viable path, indeed the only path, is through a two-state solution. अमेरिका भले ही कुछ भी कहे, लेकिन नेतन्याहू के बयान से एक चीज साफ है कि वो गाजा पर कब्जे का मन बना चुके हैं और अब वो बाइडेन की भी नहीं सुनने वाले। अमेरिका को 2 तरफ से खींचा जा रहा है, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहला, उसको डर है जू लॉबी का। दूसरा, उसको डर है जूस वर्सेस इस्लाम, ये ना हो जाए दुनिया में। और इसको लेकर उसके अपने ही देश में इंटरनल पॉलिटिक्स चरम पर। अमेरिका के लिए अगर बात की जाए, यहां पर झटका सिर्फ नेतन्याहू का गाजा प्लान नहीं है, बल्कि सीज़फायर पर भी उन्होंने अपना रुख एक बार फिर साफ कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कहते रहे हैं कि गाजा युद्ध में सीज़फायर का मतलब सरेंडर करने जैसा है, इसीलिए युद्ध विराम का कोई सवाल नहीं उठता। अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों के बढ़ते दबाव के बावजूद यही बात उन्होंने फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि हमास को गाजा से मिटा देंगे, यानी गाजा में युद्ध नहीं रुकेगा। नेतन्याहू का कहना है कि गाजा में पूर्ण युद्ध विराम नहीं होगा, बल्कि मानवीय सहायता के लिए टैक्टिकल पॉज हो सकता है और वो 1 घंटे के लिए हमला रोक सकते हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि सभी बंधकों की रिहाई पर ही सीज फायर होगा। ऐसे में लग रहा है कि इजराइल अब बाइडेन की नहीं सुन रहा, क्योंकि बाइडेन लगातार नेतन्याहू पर सीज फायर का दबाव बना रहे हैं, लेकिन दोनों में सहमति नहीं बन पा रही। अमेरिका में बाइडेन सरकार पर युद्ध रोकने का दबाव। लड़ाई सिर्फ इजराइल हमास की नहीं चल रही, बल्कि रूस यूक्रेन जंग को भी 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है। उसी से जुड़ता हुआ सवाल यहां उठ रहा है। सवाल यह है कि क्या इजराइल के लिए गाजा का युद्ध बाखमुत जैसा हो गया? नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो गाजा पट्टी पर कब्जा करेंगे और इस बार हमास का नाम और निशान मिटा देंगे। सच यह है कि वो गाजा को घेर कर खड़े जरूर हैं, लेकिन अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। अभी ये कहना है कि वो गाजा के अंदर चले गए, लेकिन कब्जा नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमास भी डटा हुआ है, जिससे आईडीएफ की परेशानी बढ़ गई है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि गाजा इजराइल के लिए बाखमुक्त बनता जा रहा है। दोनों युद्ध के बारे में आपको बताते हैं। गाजा में इजरायली सेना 72 घंटे से खड़ी, लेकिन जस की तस बाखमुक्त महीनों तक रूस यूक्रेन में जंग छिड़ी। इसी तरह बाखमुक्त में रूस की फौज महीनों तक यूक्रेन से लड़ती रही। अंदर घुसने के लिए बमबारी कर रहे हैं गाजा में। रूस से भीषण बमबारी की थी, अगर आपको याद होगा। तीसरी दिक्कत अर्बन वॉरफेयर की है। वहां भी सेना फंस गई थी, निकल नहीं पा रही थी, और यहां पर सुरंगों में छिपकर पलटवार शहर में फंसे जवान वहां पर कर रहे थे, और यहां पर सुरंगों में छिपे हुए जो हमास के लड़ाके हैं वो अटैक कर रहे हैं। गाजा में अभी भी लाखों लोग मौजूद हैं। युद्ध के दौरान इलाका खाली था बाखमुक्त में, ये फर्क है। ये वो फैक्टर्स हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं। इस बीच खबर ही आ रही है कि ईरान से लेकर गाजा तक इजराइल के खिलाफ एक नया प्लान तैयार किया जा रहा है। इजरायली सेना की ताकत के आगे कमजोर पड़ रहे चरमपंथी गुटों ने एक बार फिर वही फॉर्मूला तैयार किया, जिसे दुनिया के खतरनाक आतंकी संगठन आजमा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठन अब आत्मघाती दस्ते तैयार कर रहे हैं ताकि इजराइल को गहरे जख्म दिए जा सके। ये पहला सबूत देखिए, अल अक्सा शहीद ब्रिगेड ने इजराइल के लिए धमकी जारी की है। इसमें इजराइल को मानव बम से दहलाने की धमकी। दूसरा सबूत देखिए, ईरान में हिजबुल्लाह ग्रुप के भर्ती का विज्ञापन। इसमें लिखा है कि जो कुर्बानी देना चाहते हैं वो मानव बम बनने के लिए ईरान के मशहद पहुंचे।
हिजबुल्लाह ने दुनिया भर के मुसलमानों से मानव बम बनने की अपील की है। आपको बता दें कि लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप नहीं है। किसी भी ताकतवर देश या सेना के लिए बरसों से आतंकी गुटों का फिदाइन दस्ता बड़ी चुनौती रहा है। अगला चरण इजरायल के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध का फिदाइन फेज 2 से 3 महीने में आ सकता है। खूंखार अल-अक्सा फोर्स ने लड़ाकों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। धर्म के नाम पर लड़ाकों का ब्रेन वॉश कर रहा है। इजरायली सेना पर गुरिल्ला हमले होंगे। हमास के अंडरग्राउंड दस्ते तैयार हैं। इसके अलावा बारूदी सुरंग और सभी रास्तों में आईडी लगाए गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भी गाजा और मिडिल ईस्ट में अगले चरण में फिदाइन हमला होने की आशंका जताई है। अब हमारी अगली खबर न सिर्फ इजरायल के लिए बल्कि दुनिया के लिए बड़ी फिक्र है। गाजा में इजरायल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन के एडवांस स्टेज की तरफ बढ़ रही है। हमास के कई ठिकानों पर आईडीएफ ने कब्जा भी कर लिया, लेकिन हमास के इन ठिकानों को लेकर आज इजरायल फोर्सेस ने जो 3 बड़े दावे किए वो हैरान करने वाले हैं। इजरायल की तरफ से गाजा के स्कूल, मस्जिद और वाटर टैंक तक को लेकर कई खुलासे हुए हैं जो आपको देखने चाहिए। आईडीएफ का दावा, सबूत नंबर 1, स्कूल में हमास का ठिकाना। स्कूल में रॉकेट लॉन्चर पिट्स। आईडीएफ का दावा, सबूत नंबर 2, मस्जिद में हमास का ठिकाना। मस्जिद में रॉकेट लॉन्चर पिट्स। צפון, תוך שטח הארץ. आईडीएफ का दावा, सबूत नंबर 3, वाटर टैंक में हमास के MLRS। ये इजरायली सेना के वो सबूत हैं जो लेटेस्ट हैं और बेहद सनसनीखेज हैं, क्योंकि अब तक जो दावे थे वो पहली बार बतौर सबूत सामने आ गए हैं कि आखिर क्यों सेना स्कूल, मस्जिद और अस्पतालों को निशाना बना रही है। क्योंकि यहां हमास के लड़ाके पनाह लिए हुए हैं, क्योंकि यहीं से इजरायली सेना पर रॉकेट भी दागे जा रहे हैं। जैसा हमने पहले कहा, ये दावे और वीडियो भी 100% इजरायली सेना के हैं, जिसके हर फ्रेम में चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। इसलिए इसे देखना जरूरी है। सबसे पहले स्कूल के इस 27 सेकंड के वीडियो को देखिए। वीडियो की शुरुआत में 50वीं बटालियन का एक कमांडिंग ऑफिसर बता रहा है कि वो उत्तरी गाजा के एक स्कूल में है, जहां दीवार पर फिलिस्तीन के झंडे बने हैं, फिलिस्तीनी बच्चों की तस्वीरें बनी हैं। लेकिन अब कमांडिंग ऑफिसर दाईं ओर इशारा करता है जहां रॉकेट लॉन्चर साइट है। अब वो दाईं तरफ ही आगे बढ़ता है और फिर बारी बारी से वो सभी रॉकेट लॉन्चर पिट्स दिखाता है जो स्कूल के अंदर लगाए गए हैं। इनकी संख्या 50 से ज्यादा है। मतलब ये कि यहां से एक बार में 50 से ज्यादा रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। कमांडिंग ऑफिसर ये भी दावा करता है कि यहां से एश्केलॉन या फिर उत्तर की तरफ रॉकेट दागे जाते होंगे। अगर इजराइल के दावों की माने तो इस वीडियो से एक बात तो साफ है कि हमास के लड़ाकों ने एक स्कूल को न सिर्फ छिपने की जगह बना डाला, बल्कि इसका इस्तेमाल रॉकेट लॉन्चर साइट की तरह भी करता था। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि इजरायली सेना का दावा न सिर्फ गाजा के स्कूलों में जंगी पोस्ट बने होने का है, बल्कि कहा यह भी गया है कि वहां मस्जिद भी हमास के लिए रॉकेट लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल हो रहा है। आज आईडीएफ ने इसके वीडियो सबूत पेश किए। अब 10 सेकंड के इस दूसरे वीडियो को देखिए। दावा है कि यह भी हमास का एक और ठिकाना है। अब इस ठिकाने को गौर से देखिए। यहां से भी एक बार में दर्जनों रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, ये रॉकेट लॉन्चिंग साइट एक मस्जिद परिसर के अंदर बनी है ताकि इजराइल यहां बमबारी ना कर सके। लेकिन आईडीएफ के सबूतों की लिस्ट इतनी भर नहीं है। सोशल मीडिया अकाउंट पर ये 2 तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इसमें वाटर टैंक के अंदर लोकल लेवल पर तैयार MLRS सिस्टम लगाए गए हैं, जिसे कवर कर छिपाने की कोशिश की गई है। दावा किया गया है कि यहां से भी एक साथ 15 रॉकेट छोड़े जा सकते हैं। शायद यही वजह है कि इजराइल ने स्कूलों, मस्जिदों और दूसरी जगहों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की पूरी प्लानिंग कर ली है।
इजराइल की सेना हमास के खिलाफ हर दिन नए सबूत लेकर आ रही है, लेकिन इन सबूतों से लग रहा है कि अब इजराइल ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया, जिसमें उन तमाम ठिकानों का सफाया सबसे पहले किया जाएगा जो पनाहगाह हैं, जहां वो छिपते हैं और पलटवार करते हैं। इजराइल और हमास युद्ध के पहले 30 दिन में गाजा पट्टी से जो तस्वीरें आई वो दहला देने वाली, लेकिन आने वाले दिन और विध्वंसक हो सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इजराइल से पहली बार उस विनाशक हथियार की तस्वीरें सामने आई हैं। 1 टन का बम है ये, जो हमास के ठिकानों से परखच्चे उड़ा देगा। अमेरिका ने इजराइल को 1 टन का खतरनाक मार्क 84 बम दिया है, जो पाताल में घुसकर हमास की सुरंगें फोड़ने में सक्षम है। मार्क 84 बम कैसे हमास का काल बन सकता है, आप खुद देखें। एक महीने के युद्ध में इजरायली सेना गाजा पट्टी पर 35,000 टन बारूद गिरा चुकी है। इस बेहिसाब बारूद ने गाजा पट्टी को कब्रिस्तान जैसा बना दिया है। लेकिन अब अमेरिका ने इजरायल को ऐसे विध्वंसक बमों की सप्लाई की है जो हमास की जड़ें हिला देंगे। ये तस्वीर इजरायल के टेल नॉफ सैन्य अड्डे की है, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक बमों की पूरी खेप नजर आ रही है। ये है 1 टन वजनी मार्क 84 बम, जो मार्क 80 सीरीज का सबसे बड़ा और विनाशकारी बम है। एक 1000 किलो वजन का मार्क 84 एक अनगाइडेड बम है। इसकी लंबाई करीब 12.5 फीट है, जबकि चौड़ाई 1.5 फीट है। मार्क 84 बम में हाई एक्सप्लोसिव ट्राइटोनल भरा रहता है। ट्राइटोनल TNT और एल्यूमिनियम का मिश्रण है। मार्क 84 बम कितना खतरनाक है, चलिए इसे समझ लेते हैं। जब इसे ऊपर से दुश्मन के ठिकाने पर गिराया जाता है तो ये गिरने वाली जगह पर 50 फीट चौड़ा और 36 फीट गहरा गड्ढा बना देता है। मार्क 84 बम 15 इंच मोटी धातु की परत को फाड़कर अंदर घुस जाता है। ये बम 11 फीट मोटी कंक्रीट की परत को भी तहस नहस कर देता है। सुरंगों में छिपे हमास के खिलाफ मार्क 84 बम इजरायली सेना का बड़ा हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि इजरायली सेना इस बम के जरिए हमास की सुरंग का पता लगाकर उन्हें तबाह कर सकती है। मार्क 84 बम से पहले अमेरिका ने इजरायल को हथियारों की पहली खेप में स्मॉल डायामीटर वाले 1000 बम भेजे थे। ये बम 110 किलो वजन के थे। ये बम GPS नेविगेशन सिस्टम के जरिए टारगेट को अटैक करता है। अमेरिका ने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी मिसाइलें भेजी। अमेरिका ने इजराइल के लिए अपने हथियार भंडार खोल दिए। मार्क 84 बमों के अलावा अमेरिका ने इजराइल को कई और घातक हथियारों की सप्लाई की है। अमेरिका ने पहली खेप में इजराइल को 1000 स्मॉल डायमीटर बम भिजवाए। अमेरिका ने आयरन डोम एयर डिफेंस के लिए इंटरसेप्टर यानी मिसाइलें सप्लाई की हैं। अमेरिका ने JDM किट भेजी हैं। JDM किट के जरिए बमों को नेविगेट किया जाता है। अमेरिका स्पाइस फैमिली के ग्लाइडिंग बम भेजेगा। इन बमों से टारगेट पर सटीक हमला किया जा सकता है। अमेरिका जल्द ही 320 मिलियन के वेपन देने की तैयारी में। प्रिसिशन बॉम्ब की बड़ी खेप शामिल है। इजराइल ने पिछले 20 साल में अमेरिका से करीब 53 बिलियन के हथियार खरीदे हैं। 1950 से 1920 के बीच इजराइल ने 80% हथियार अमेरिका से लिए। सिर्फ हथियार ही नहीं, अमेरिका इजराइल को दूसरी सैन्य मदद भी मुहैया करा सकता है। अमेरिका ने भूमध्य सागर में 2 स्ट्राइक ग्रुप युद्धपोत तैनात किए। युद्ध की स्थिति में तैनाती के लिए अमेरिका के 2000 सैनिक पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। 7 अक्टूबर को जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले शुरू किए, तब नेतन्याहू और बाइडेन को युद्ध के 1 महीने तक खींचने की उम्मीद नहीं होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि युद्ध लंबा खींचेगा। ऐसे में अमेरिका के सामने हथियारों की सप्लाई को बरकरार रखना बड़ी चुनौती है। यही वजह कि अब पेंटागन ने हथियार और गोला बारूद की सप्लाई के लिए बड़े फैसले लिए। अमेरिका ने इजराइल और यूक्रेन को लेकर क्या प्लान बनाया, आपको दिखाते हैं। युद्ध के पहले 1 महीने में जिस तरह से इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर मिसाइलें दागी, बमबारी की, उस हिसाब से देखें तो युद्ध के लंबा खिंचने पर इजरायली सेना को बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद की जरूरत पड़ेगी।
इजराइल के सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका को इस बात का पूरा अंदाजा है, इसलिए अमेरिका ने इजराइल के लिए हथियार जुटाने का काम शुरू कर दिया है। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इजराइल को हथियार सप्लाई करने के लिए एक टीम बनाई है। इस टीम को इजराइल के लिए सटीक हथियार और गोला बारूद का इंतजाम करने की जिम्मेदारी दी गई है। अमेरिकी टास्क फोर्स युद्ध के लिए जरूरी हथियारों की सप्लाई चेन तैयार करेगी। पेंटागन ने ये कदम तब उठाया है जब अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई नहीं कर पा रही है। ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि अमेरिका का हथियार भंडार चिंताजनक रूप से कम हो गया है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अब तक 8000 से ज्यादा टारगेटेड बम गिरा चुका है, लेकिन अब युद्ध के अगले राउंड में लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह, यमन से हूती विद्रोही और इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप का खतरा बढ़ रहा है। यानी इजराइल को 4 फ्रंट पर लड़ाई लड़नी होगी। इसके लिए इजराइल को और हथियारों की जरूरत होगी। अमेरिका के लिए टेंशन 2 फ्रंट पर है। उसे इजराइल के लिए हथियार और गोला बारूद जुटाने हैं, तो यूक्रेन के बैटल ग्राउंड पर भी नजर बनाकर रखनी है। शायद इसीलिए पेंटागन ने हथियारों की सप्लाई के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार किया है। दरअसल अमेरिका के सामने चुनौती हथियार भंडार को मेंटेन करने की भी है। 7 अक्टूबर के बाद इजरायली सेना की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हथियार इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के वॉर प्लान का हिस्सा है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा पिछले साल यूक्रेन भेजा गया था। अब अमेरिका इन हथियारों को यूक्रेन से इजराइल शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि अब अमेरिका का फोकस यूक्रेन से ज्यादा मिडिल ईस्ट पर है। इसका मतलब है कि अब यूक्रेन भेजे जाने वाले हथियार में कटौती होगी। इसकी वजह है इजराइल में, ध्यान से देखिएगा, इजराइल में 155 mm के शेल्स की मांग बढ़ गई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। अमेरिका के हथियार भंडार 155 mm के शेल्स की भारी कमी से जूझ रहे हैं। सिचुएशन इसलिए गंभीर है क्योंकि हथियार बनाने वाली कंपनियां 155 mm शेल्स की मौजूदा मांग को पूरा करने में असमर्थ है। यूक्रेन युद्ध में फंसा अमेरिका अब तक 20 लाख 155 mm शेल्स की सप्लाई कर चुका है। पिछले साल सर्दियों में अमेरिका ने इजराइल में मौजूद अपने भंडार से आधे 155 mm शेल्स यूक्रेन भिजवाए थे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पश्चिमी देशों के पास भी 155 mm के शेल्स अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। और यकीन मानिए, युद्ध जो होता है वो 155 mm के शेल के लिए एक ड्रैगन होता है, क्योंकि आर्टिलरी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शेल है। गाजा पट्टी पर गिर रहे बेहिसाब बारूद ने दुनिया भर में फिलिस्तीन समर्थकों और यहूदियों के बीच नफरत पैदा कर दी। दुनिया के कई देशों में यहूदियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इन विरोध प्रदर्शनों में हिंसक झड़पें होने लगी हैं। ऐसा ही एक तस्वीर अमेरिका से आई है, जहां एक फिलिस्तीनी समर्थकों ने एक यहूदी बुजुर्ग की जान दी। इजरायली सेना की बमबारी के बाद गाजा में हो रही मौतों से दुनिया भर के मुसलमान गुस्से में हैं। अब फिलिस्तीन समर्थक लोगों का गुस्सा बेकाबू होकर जानलेवा हो गया है। कैलिफोर्निया में प्रदर्शन के दौरान एक यहूदी बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। ये घटना 5 नवंबर की है। लॉस एंजलिस में इजराइल के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। जमीन पर पड़े इस बुजुर्ग ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों के साथ इस बुजुर्ग की बहस हुई। इस बात से प्रदर्शनकारी भड़क गए। इस दौरान उग्र भीड़ में से एक शख्स ने बुजुर्ग के सिर पर मेगाफोन से हमला कर दिया। इस हमले में यहूदी बुजुर्ग पॉल कैसलर बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां बुजुर्ग की जान चली गई। ऐसा ही उग्र प्रदर्शन लंदन की सड़कों पर भी हुआ। इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ बेकाबू हो गई। हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इजराइल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन अब धीरे धीरे यहूदी विरोध का रंग लेते जा रहे हैं। दुनिया भर में यहूदी लोगों पर हमले की रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक बड़ी खूबसूरत किताब है, आप सभी पढ़िएगा, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। उसमें एक लाइन लिखी है कि अगर इजराइल ने कभी फैसला कर भी लिया फिलिस्तीन के लिए कोई इलाका खाली करने के लिए, तो यकीन मानिए जितने भी मुल्क हैं, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, ये सब लड़ जाएंगे और फिलिस्तीन नहीं बनने देंगे। ये उस किताब में लिखा है। आइए देखते हैं टॉप 9 खबरें। बिहार में जातीय सर्वे के बाद आरक्षण पर सीएम नीतीश का बड़ा दाव। कैबिनेट ने आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव पास किया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण और मिजोरम में सभी सीटों पर हुआ चुनाव। छत्तीसगढ़ में 71%, मिजोरम में करीब 75% वोट पड़े। चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के कांकेर, सुकमा, नारायणपुर में हुई मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर से पीएम मोदी
का भूपेश बघेल पर बड़ा हमला, कहा सीएम ऑफिस से चल रहा सट्टेबाजी का खेल। कांग्रेस ने आदिवासी राष्ट्रपति के अपमान की भी कोशिश की। छत्तीसगढ़ के ही बालोद में प्रियंका गांधी ने चुनाव सभा को संबोधित किया, बोली इस बार भी राज्य में कांग्रेस की सरकार आ रही है। राजस्थान के मकराना में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली, कांग्रेस पर जमकर बरसे। दिल्ली के साथ ही गाजियाबाद और नोएडा में खराब प्रदूषण का असर, प्रशासन ने 9वीं क्लास तक के स्कूल बंद करने का आदेश दिया। भगवान राम की नगरी अयोध्या रोशनी से नहाई, राम की पैड़ी पर लेजर शो का सफल ट्रायल किया गया। आदित्य एल1 ने सोलर फ्लेयर्स की पहली तस्वीर भेजी। इसरो ने कहा हाई एनर्जी एक्सरे इमेज इस बात के संकेत है कि मिशन अब तक सही है।